वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका एनआरआई स्टूडियोज के एक और पॉडकास्ट पे। मैं दादा विश्वजीत जॉय रॉय यूएस अटलांटा से। मेरे साथ है अमित फ्रॉम कैलिफोर्निया, जीत भाई जो हमारे टॉय विजार्ड हैं फ्रॉम कैलिफोर्निया अगेन, एंड बाबा हमारे विवेक राय, द ग्रेट सैफायर एनिमेशन के माहिर कलाकार विवेक राय फ्रॉम टेक्सास। आज का पॉडकास्ट हम लोग करने जा रहे हैं ऑफ कोर्स अनदर वॉक डाउन द मेमोरी लेन। इस पॉडकास्ट में हम लोग राज कॉमिक्स के एक सो कॉल्ड इग्नोर्ड कैरेक्टर कह सकते हैं आप जिसे परमाणु, क्योंकि वो कैरेक्टर लो से शुरू हुआ जब राज कॉमिक्स के महारथी कैरेक्टर ऑलरेडी आ चुके थे। उसके बाद एक समय आया कि आर्ट की वजह से, कुछ कहानियों की वजह से ऊपर आया और फिर वापस उसे धीरे धीरे लोग भूलते चले गए। लेकिन इस कंप्लीट सफर के दौरान भी कई ऐसी यादगार कॉमिक्स हैं जो इस किरदार को हमसे आज भी जोड़े हुए हैं। ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट परमाणु, एंड आज हम बात करेंगे उसकी दो बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉमिक्स की, जिनमें से एक है ऑफ कोर्स परमाणु की पहली विशेषांक हाहाकार, एंड शायद राज कॉमिक्स की 5th या 6th विशेषांक होगी, एकदम शुरुआती 9th, एंड परमाणु की ओरिजिन स्टोरी रिवॉल्वर। दोनों बहुत ही अहम कॉमिक्स हैं इन हिज जर्नी। सो लेट्स बिगिन। तो कौन बोलेगा सबसे पहले? अमित भाई से पूछते हैं। अमित भाई जरा अपने हाहाकार से जुड़ी पुरानी यादें बताएं। मैं तो ये नई यादें में पहला सवाल ये कैसे हो सकता है, क्योंकि हाहाकार अमित ने पढ़ी हाहाकार मुझे लगता है ना अमित भाई ने तभी पढ़ी होगी जब ये रीप्रिंट संजय जी ने रीप्रिंट करा होगा। नहीं पॉडकास्ट के लिए पढ़ी होगी उन्होंने। मैंने तो दोस्त से लेके पढ़ी है भाई। अच्छा, आपने पढ़ी है बचपन में? नहीं, रिसेंटली दोस्त से लेके पढ़ी है ना। अच्छा, रीप्रिंट्स नहीं पढ़े मैंने, ओरिजिनल पढ़ी है दोस्त से लेके। मैं बोल रहा हूँ दादा, ये आइडिया क्यों है? हाहाकार एंड रिवॉल्वर क्यों कर रहे हैं हम? मतलब क्या इसमें दुनिया में क्या ऐड हो रहा है इस चीज के ऊपर पॉडकास्ट करके? ये तो मुझसे बेहतर जीत भाई बता पाएंगे। लेकिन लेट मी टेक द क्वेश्चन, क्योंकि आपने मुझसे पूछ ही लिया है। तो देखिए, हमारे चैनल पे नागराज पे ढेर सारे पॉडकास्ट हैं, डोगा पे ढेर सारे पॉडकास्ट हैं, है ना। बाकी सारे किरदारों पे हैं, मनु जी के आर्ट पे है, सिन्हा जी के आर्ट पे है, तो सब कुछ कवर हो चुका है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि डोगा के अलावा अगर बहुत फिल्मी स्टाइल में कुछ कहानियां आई हैं, मेलोड्रामा जो बहुत चलता है हमारे हर तरह के एंटरटेनमेंट में इंडिया में, वो परमाणु की शुरुआती कॉमिक्स में बहुत ज्यादा था, भर भर के। तो हमें लगा कि चलो ऐसे दो कॉमिक्स उठाई जाए जिसमें वो सिनेमैटिक मेलोड्रामा एलिमेंट राज कॉमिक्स ने शुरू में ट्राई किया था, तो उस पर थोड़ी चर्चा की जाए। ये वजह है आज की। ये तो हो गया डिप्लोमेटिक आंसर। अब जीत भाई असलियत बता। देखिए कि जैसे हमें पिछले काफी पॉडकास्ट से रिक्वेस्ट आ रहे थे कि हम विवेक भाई और दादा को नहीं ला पा रहे थे, तो हमें कॉमन ग्राउंड के लिए कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। और वो कॉम्प्रोमाइज ऐसा था जहाँ पे मनु जी का आर्ट हो और इन लोगों को लगे कि हम जैसे लोग उसका डिसरिस्पेक्ट ना करें और ये खुद प्रस्तुत हो। दैट वाज द मेन रीजन वी पिक दीज टू बुक्स, राइट। बाकी वो जो सब कह रहे हैं ना, वो सब फेंकने की बात है। मनु जी के आर्ट के लिए आप बात कर रहे हो, तो यहाँ पे उनके सबसे बड़े फैन तो मिसिंग है भाई। वो अलग कहानी है। तो ये जो सवाल है ना, वो सवाल ही उनकी झलकियां देता है, जवाब तो छोड़ ही दो। यार मनु जी का सबसे बड़ा फैन आई लव मनु ग्रुप का संचालक नहीं, उसका नहीं, आप दो लोगों से कंफ्यूज। आप किसी और दिशा में मत चले जाइए। आप कार पे बोलना है। हाँ बाबा, आप बताओ, आपको क्यों लगता है कि हमने ये दो किताबें पिक करी आज के लिए? बस आप लोगों ने हाहाकार मचाने के लिए करा होगा यार। लेकिन
ये अच्छा है। मुझे नहीं पता कि क्यों आप लोगों ने ये शुरू मतलब चूज किया। मुझे लगता है कि मुझे जहां तक लगता है कि एक ये इजी रीड होगा, ताकि हम लोगों को कुछ प्रिपेयर करके ना आना पड़े, और थोड़ा नॉस्टैल्जिक कनेक्शन भी रहे, अम, और बहुत सारी चीजें इसमें हैं जो कि हम लोगों ने शायद पिछले परमाणु वाले पॉडकास्ट में नहीं कवर करी थी, शायद इसलिए हो सकता है। ये मेरा थॉट है। एग्जैक्टली वही वही पॉइंट है। अभी मैं और जीत भाई तो देख ही रहे थे अपना पुराना पॉडकास्ट, तो हमने Yes. उसमें ओरिजिन बुक जो है रिवॉल्वर और हाहाकार पे जस्ट टच किया है। बट आई ओह, थिंक अभी भी जीत भाई ने शायद बोला था ऑफ कैमरा कि ये दो बुक्स हैं वो सेपरेट पॉडकास्ट डिजर्व करती हैं, तो इसीलिए आज हम इकट्ठा हुए हैं वापस से गड़े मुर्दे उखाड़ने के लिए। तो जीत भाई आपसे ही स्टार्ट करते हैं। हाहाकार मतलब आप इतनी बार मेंशन करते हो ना उसको कि अरे हाहाकार पे कर लेते पॉडकास्ट, हाहाकार पे कर लेते, तो आज हो तो ही जाए। क्या, हाँ आज हो ही जाए कि क्या है वो इतना। जी यार मैंने अगर आप मतलब पुराने पॉडकास्ट में भी कहा है कि मैंने हाहाकार का ऐड चंपक में देखा था। एंड चंपक में अगर आप ये आर्ट वर्क को ब्लैक एंड व्हाइट में देखोगे तो ये और फैसिनेटिंग लगेगा कि एक बैट कंप्लीटली इंक्ड वर्जन आप सोचो इस आर्ट वर्क का, राइट। एंड आपको जो हीरो है, सॉरी आई थिंक लेट मी टेक आउट द बुक, एक्शन फिगर के पीछे छुप थोड़ा जाता हूँ। अनबॉक्सिंग करो, थोड़ा दिखाओ। नहीं, राइट। तो इसमें आपको एक्चुअली वो इंट्रिगिंग लगेगा कि ये जो हड्डी के सर वाले हैं वो एक हीरो को परेशान कर रहे हैं, राइट। तो दैट इज लाइक कि दैट वाज ऑलवेज इंट्रिगिंग मी। एंड ये किताब मैंने अपने ना एक भैया के यहाँ पढ़ी थी, जिनके यहाँ मैंने पहले आरसी से मैं इंट्रोड्यूस हुआ था। और इस किताब में आपका हीरो विलेन बनता है और वापस हीरो बनता है। आप टर्न मतलब वो पूरा जो एक फिल्मी मजा है ना, वो ये किताब देती है। और वो एक टाइम था, आई वाज वेरी यंग, आई वाज लाइक प्रॉब्ली 5th-6th क्लास। उतना आप सोचते नहीं। आज जब मैं पढ़ रहा था मैं बहुत हंसा हूँ इस किताब पे। मतलब देयर इज लॉजिक की जो क्या कहूँ मैं, एमबीए करी गई है इसमें, वो उस समय नहीं देख रहा है। उस समय एक इंसान एक मूवी देख रहा है जब ये किताब पढ़ रहा है, और वो चलते जा रही है एक्शन पैक्ड। और तो वो एक मतलब आप सोचो कि वो बालमन की एक इमेज ना छप गई है। आप कोई भी आज की बेहतरीन से बेहतरीन किताब ले आओ, बट उस समय जब आपका जो फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है ना इस तरीके के आर्टवर्क का, मनु जी के आर्टवर्क का, वो बस छपा हुआ है। तो लाइक जब रिप्रिंट हुआ था तो आई नीड टू हैव इट, मतलब इट वाज अ मस्ट फॉर मी। बाकी लोगों को शायद ना लगे, बट लाइक दैट वाज माय होल पॉइंट कि मैं इस किताब के साथ इतना क्यों जुड़ा हुआ हूं। तो सीधे डाइव इन करें क्या फिर स्टोरी और आर्ट और दादा से पूछो ना, वो तो स्टेशन की कोई कहानी सुनाएंगे हमको या मार्केट की। नहीं, आपने ये- ऐड की जो बात की, मुझे भी यही याद आ रहा है कि मैंने इसकी पहली झलक ऐड में ही देखी थी। मतलब ऐसा होता है कि उस वक्त तो बहुत ज्यादा कॉमिक्स नहीं मिलती थी, लेकिन जब भी मिलती थी तो हम उसको पूरा चाट पूट के खत्म कर देते थे कि उसमें एक एक कण पढ़ते थे। यहाँ तक कि AHW व्हीलर राजा पॉकेट बुक्स मुझे Yes. छोटी रकम में सब कुछ पढ़ते थे, और बीसियों बार पेजेस पलट पलट के देखते थे। तो मुझे याद नहीं कौन सी कॉमिक्स में मैंने देखा था हाहाकार का एड, लेकिन मुझे याद है कि उसमें ऐसा था, 3 फ्रेम थे ऊपर, पहले परमाणु, उसका फिर फेस ऐसे कंकाल बन जाता है, और नीचे से हाहाकार, ऐसे वो पुरानी फिल्में नहीं होती है, अभी धर्म जी रिसेंटली गुजर गए, उनकी कई फिल्मों के नाम ना उनके पोस्टर पे ऐसे होते थे, ऐसे ब्लास्ट इफेक्ट वाले, ऐसे बड़े से, उस तरह से था इसका नाम। तो इसका वर्ड एड जो आर्ट। था बहुत ही मतलब कैची था। तो अभी ऐसा है, परमाणु की कॉमिक्स नागराज पढ़ रहे हो, ध्रुव पढ़ रहे हो, तो उस वक्त भी ऐसा चला जाता था कि 3rd चॉइस, 4th चॉइस, 5th चॉइस की तरफ जाने लगता था। तो आपके पास 2-4 पैसे हैं, आप कॉमिक्स लेने जा रहे हो, कौन ही परमाणु की कॉमिक्स खरीदेगा? सिचुएशन ऐसी होती थी मेरे लिए। लेकिन मुझे याद है ये कॉमिक्स मैंने ली थी नागपुर में। हमारे वहाँ एक हाट लगता था, मंगलवाड़ी हाट बोलते थे उसे। वहां पे लोग ऐसे जमीन पे कॉमिक्स बिछा के कॉमिक्स एक्सचेंज पे देते थे समर में। तो ये थी मेरे 6th क्लास की समर वेकेशन के वक्त मैं एक दिन समर में वहां गया, और 4-5 कॉमिक्स हम लेके जाते थे,
और 4-5 कॉमिक्स वहां से लेके आते थे एक्सचेंज करके, हर कॉमिक्स के एक्सचेंज के लिए पैसा 50 पैसे देते थे। तो उस सिलसिले में 3-4 हफ्ते तक कॉमिक्स पढ़ते पढ़ते काफी कुछ पढ़ लिया था। तो फिर ऐसा ख्याल में आया कि कुछ चेंज किया जाए, जो मनोज कॉमिक्स की हॉरर, राज कॉमिक्स की नागराज ध्रुव से अलग कुछ पढ़ा जाए। तो तब हमने ट्रायल के लिए हाहाकार उठाई। जो कॉपी मुझे उस वक्त मिली थी उसमें यहाँ से ये ऐसे फटा हुआ था, ये भी मुझे साफ याद है। तो बट क्या करे, जो मिल रहा है वही सही। तो ये पढ़ा हमने, लेकिन इस कॉमिक्स में कई चीजें थी जो मतलब जो तब तक मैंने कॉमिक्स पढ़ी थी उसमें से डिफरेंट थी। फॉर एग्जाम्पल, इस कॉमिक में जो विलन कैरेक्टर है वो खुद को इंट्रोड्यूस करती है स्पीकिंग टू द ऑडियंस। राइट, फोर्थ वॉल ब्रेक किए, मैंने भी वही नोटिस किया। ये मुझे उस वक्त ना बहुत अजीब सा लगा था। और मतलब क्योंकि ऐसा कुछ पढ़ा नहीं था कि लाइक कॉमिक्स में ऐसे कोई ऐसे न्यूज रीडर जैसे स्पीकिंग टू यू टाइप का उस तरह का इफेक्ट। ये फोर्थ वॉल हमने बाद में सुना है भाई, ये हम उस जमाने के बच्चों को उम्मीद ये सब ज्ञान भी नहीं था। तो हमें लगा कि ये क्या है यार, ये सीधे किसको बोल रही है। तो मुझे वो नरेशन जो है स्टार्टिंग का, वो थोड़ा 5-6 पेज इसके आप पढ़ोगे ना तो ऐसा लगता है ये कॉमिक्स कहीं फॉरेन में बेस्ड है। इसके मेन किरदार 20 पेज तक वही चल रहा है, अंग्रेजों के नाम है, पटीनो ही चल रहा है, मैडम फॉक्स चल तो रहा है। हमें लगता यार ये कैसे दिल्ली में आएगा, ये परमाणु है। तब तक तो ये पता था क्योंकि परमाणु की दूसरी कॉमिक्स पढ़ी हुई थी 2-4। तो बड़ा अटपटा सा था इसका स्टार्टिंग, लेकिन इंटरेस्टिंग भी था। क्योंकि देखो ये भूत प्रेत वाले जो इफेक्ट होते हैं ना, इसमें सबसे इजी होता है इसको क्रिएट करना कंकाल वाले फेस से। और ये पूरी कॉमिक्स बेस्ड ही है उस कॉन्सेप्ट पे। इस पे विलेन बन जाते हैं ऐसे कंकाल के फेस वाले लेकिन बॉडी वाले, और आके डराते हैं, मारते हैं लोगों को। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड गिमिक है इसमें कि कंकाल फेस वाला विलेन आएगा, वो विलेन है, वो मारेगा पीटेगा, हीरो आएगा उनको मार के जीत जाएगा। इस तरह की कहानी है इसकी, बहुत सिंपल स्टोरी है। लेकिन उस वक्त ये भी अमेज कर रही थी मुझे। और ऑफ कोर्स उतनी ज्यादा नहीं जितनी सिन्हा सर की ध्रुव वाली या नागराज की कॉमिक्स वगैरह से हुए थे, लेकिन स्टिल परमाणु की तब तक की जो बाकी कॉमिक्स पढ़ी थी उससे इसका प्रेजेंस पढ़ने के बाद मुझे ज्यादा ही लगा था। हो सकता है इसका एक रीजन हो इसका आर्टवर्क। इसका आर्टवर्क बहुत क्लीन तरीके से बनाया गया है। आप लोगों ने जिन्होंने पढ़ी उन्हें देखा होगा, बहुत ही क्लीन तरीके से बनाया गया है। और इसमें परमाणु का जो प्रेजेंस है वो समहाउ मुझे उस वक्त भी बहुत कम लगा था कि वो आता है काफी देर बाद और उसको जगह भी थोड़ी कम ही मिली है। इतने किरदार इसमें उस समय भी घुसा दिए थे। तो शुरुआती एकदम फर्स्ट कॉमिक शायद फर्स्ट 50s में कॉमिक्स में मैंने ये पढ़ी होगी। इट लेफ्ट ए मार्क। और जीत भाई बहुत दिन से इसका पॉडकास्ट करना चाह रहे थे, तो मैंने सोचा कि जब भी करेंगे तब तक मेरे पास हार्ड कॉपी होनी चाहिए। तो मैंने जो पिछला पार्सल मेरे एक फ्रेंड के हाथों मंगाया था, मैंने सोचा उसमें हाहाकार की कॉपी तो होनी ही चाहिए, ताकि एक दिन एटलीस्ट मैं भी एक ओरिजिनल कॉपी हाथ में लेके एक पॉडकास्ट करूंगा। तो जीत भाई, दिस इज स्पेशली फॉर यू। इसे मैंने मंगाया ताकि आपके पॉडकास्ट में इसे मैं दिखा सकूं, फ्रंट कर सकूं। अब आपके डीएम में मैसेजेस आएंगे रेट के बारे में। तो इतना कैजुअली पकड़ते हैं ना अपने। दादा से मिलने गया था जब अटलांटा में उनके घर में, तो दादा ने सब कुछ खाना पीना सब कुछ एकदम सामने रख करके, समोसा, फिर उसके बाद जो भी एपेटाइजर्स थे, ड्रिंक सब ले रहे थे हम लोग। और उसके बाद बोले कि विवेक भाई ये लो, देखो ओरिजिनल है मेरे पास। और वो दिए, वो नागराज और बुगाकू की ओरिजिनल मेरे को दिए। मैं बोला दादा ये क्या कर रहे हो, हम लोग के हाथ गंदे, आप ऐसे कैसे पकड़ा करके मुझे ऐसे ही दे रहे हो। और आज भी कैजुअली उठा करके दिखा रहे हो। ये विवेक भाई की जगह मैं नहीं हुआ, थैंक यू फॉर द नैपकिन, हाथ तो साफ कर। ओह बुगाकू है। नहीं, बाबा भी जानते ना, दादा ने ओसीडी वाले इंसान को ही दिया, क्योंकि उन्हें पता है कि उनसे बेहतर वही हैंडल करेगा इस किताब। बाबा ने वो कॉमिक्स ऐसे ली ना, साइड में बाबा ने कहा दादा आप ये चिकन वाले हाथ से मुझे ओरिजिनल कॉपी कैसे दे रहे हो,
ऐसे रख दिया वहां उसको कि अरे he is a real admirer of these things, मतलब I think more than even me, क्योंकि उनको मतलब इन चीजों की दिक्कत है, really appreciate. लेकिन हाँ, ये कॉमिक्स अच्छी कॉमिक्स है, मतलब अच्छी इन द सेंस जितनी अच्छी राज कॉमिक्स की कॉमिक्स होती थी उस मुकाबले ये एंटरटेनिंग कॉमिक्स है। दादा मुझे ये बताओ, आर्ट वर्क के बारे में आपने बोला, तो मनु जी का ये बहुत इनिशियल वर्क है या तब तक वो एक बना चुके थे, थोड़ा बना चुके थे इसके पहले? क्योंकि कुछ पैनल्स मुझे लग रहा था कि ये मनु जी ने ही बनाया है या फिर ऐसे ही। अभी जैसे पेज नंबर 17 पे ही एक पैनल मैंने फोटो ग्रुप में भी डाला, यहाँ पे परमाणु की एंट्री होती है। हाँ, कि मैंने कहा यार ये मनु जी का आर्ट तो नहीं लग रहा है। पेज नंबर 17। अच्छा, हाँ ये वाला पेज। हाँ, यहाँ पे जो परमाणु बीच में आया है कि खट्टे ही रही ना परमाणु से मुलाकात, हाँ वो मिलन भाई का आर्ट लग रहा है ये। मतलब ये मनु जी का जो सिग्नेचर परमाणु है, जो बीफी वाला या जो प्रॉपर प्रोपोर्शन वाला, वो नहीं लग रहा है, राइट? मुझे लगता है कि इससे भी ज्यादा एमेचरिश आर्टवर्क उनका आपको मिलेगा, वो बाकी जो है ना यंग मास्टर वगैरह जो करके वो यहाँ आए थे, he was in that phase I think. बट इस बुक में दूसरा मैंने वो नोटिस किया कि बाकी की डिटेल्स बहुत जबरदस्त है, जैसे कार बनाई है, पर्सपेक्टिव जो बनाया है उन्होंने, राइट, कुछ चीजों का मतलब बहुत सारी चीजें भरी उन्होंने एक फ्रेम के अंदर, जिनकी जरूरत भी नहीं थी। मतलब 8-9 कैरेक्टर आपको दिख जाएंगे। मुझे जो चीज यहाँ पे आर्ट में अमेजिंग लगी है, मैं एक चीज बताता हूँ आपको कि आपने नोटिस की होगी, पेज नंबर 24 में आप देखो, ये वाला जो इंस्पेक्टर विनय का फ्रेम है, और उसके बाद यहाँ पे 25 में परमाणु का, सॉरी ये वाला फेस फ्रेम, ये देख के ऐसा लगेगा कि उसी ने मास्क पहना है, उसी आदमी ने मास्क पहना हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि हाँ, कई जगह पे एमेचरिश है उनका आर्टवर्क, लेकिन कई जगह पे अभी देख के ये लगता है कि यस ही वाज लर्निंग द क्राफ्ट एंड ही वाज गेटिंग समवेयर। नहीं, बट वो कभी-कभी इसलिए क्योंकि हमको परफेक्शन की आदत हो गई मनु जी का देखने की, राइट, तो अचानक से ऑफ फ्रेम देखते हैं ना, तो फिर मुझे यकीन नहीं हुआ कि ये मतलब ऐसा है रियल में या फिर रीप्रिंट में कुछ इन्होंने कचरा कर दिया है। नहीं, ये ओरिजिनल में भी ऐसा ही है, इतना ही मेस्ड अप है। और परमाणु की जो शुरू की मनु जी ने और बनाई है ना, बारूद वगैरह, उसमें भी तुम्हें ऐसा ही मिलेगा आर्टवर्क। बारूद तो बाबा की फेवरेट है, क्या हुंडे अप्पा चलते हैं, राइट? यार उसमें तो ट्रक वाला डायलॉग भी लिखा हुआ, अब तो याद भी नहीं आ रहा मुझे, लेकिन वो मस्त डायलॉग है उसमें कि क्या था यार, मैं चला जिधर रास्ता चले। हाँ, मैं चला जिधर रास्ता चले, मुझे क्या लेना देना, समथिंग मैं तो चला जिधर रास्ता चले। ये डायलॉग मार रहा है, बाबा को इतना ज्यादा इरिटेट हुआ था वो। बट अमित भाई, मैंने जब ये किताब पढ़ी ना अभी जस्ट वापस भी, मतलब सीक्वेंशियल आर्ट बहुत जबरदस्त है, इवन दो आप फ्रेम्स का जो भी मतलब कंप्लेन हो सकती है, और ये और रिवॉल्वर के बीच में जमीन आसमान का अंतर आ गया उनके आर्टवर्क में, 9 और 11 के बीच जो संख्या है, राइट, कि मतलब 9 में, क्योंकि ना मतलब आप सोचो कि हम लोग कितने जस्ट पहली बार विजुअल मीडियम में कोई इस तरीके का एक्शन का कुछ देख रहे हैं, और तो हम इतनी बारीकियों में नहीं जा रहे, हमको मतलब माइंड रजिस्टर करता जा रहा है जो इवेंट्स हो रहे हैं, तो हमें तब नोटिस नहीं किया। बट हम जब बैक रीड अभी कर रहा हूँ तब मुझे दिख रहा है कि हाँ ये उनका मतलब इनिशियल वर्क है, और वो तब भी वो काफी बेहतर है compared to some of the initial work that we have reviewed for नहीं, some मैं तो अभी जाके देखने लगा हूँ आर्ट वगैरह की बारीकियां। बचपन में तो मैं भाई पढ़ते कब मतलब मेरे को एंड जानना होता था ना, वो होती है ना कि भाई मजा आ रहा है, जल्दी चलो क्या हो रहा है आगे। और ये अभी फिर मतलब सबको पता है, तरुण कुमार वाही जी ने लिखी है, मनु जी ने आर्ट किया है, पर तरुण कुमार वाही सर की स्टोरीज वैसे ही है, वो डालते थे वैसे एलिमेंट की आदमी जानना चाहेगा कि लास्ट में क्या होता, क्या है लास्ट में, मतलब जैसे वो अलीशा वाला एंगल इन्होंने इसमें डाला है, राइट। और मनु जी की खासियत देखो, उन्होंने पहले फ्रेम में जहाँ पे उसकी नाम भी नहीं लिया गया, उसको दिखाया है 3-4 बार अलीशा को, वो साइड में खड़ी है, इधर से उसका फेस दूसरी साइड से दिखाया है, फिर फाइनली दूसरे तीसरे पे जो पता लगता है कि वो मैडम फॉक्स की असिस्टेंट है। एंड फिर लास्ट मुझे वो अपने जो बोला बात, मुझे इसमें इफेक्ट मैं जब रीड कर रहा था
इतने सालों बाद ऑफ कोर्स भूल गया था, और मतलब इतना कुछ हम लोग देख चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं ठीक से गेस नहीं कर पाया था कि ये विलेन वही है। तो सरप्राइज एलिमेंट समहाउ इन लोगों ने इस स्टोरी टेलिंग में मेंटेन किया है, क्योंकि शुरू में उसको एज ए विक्टिम दिखाया है कि वो उस बंदे की जिसकी हत्या कर देती है मैडम फॉक्स, शुरू में ही एक्सपेरिमेंट करके उसकी गर्लफ्रेंड टाइप की थी, उस तरह का एक आभास दिया गया है। तो उसमें दिखाया गया कि वो उसको भी मारने की कोशिश करता है वगैरह। तो वही लास्ट में जो मेन विलेन है वो बन के आएगी, वैम्पायर डॉल। हाँ, तो दैट अच्छा इफेक्ट था, मतलब ये सही में सरप्राइजिंग ही था। उस समय तो बहुत सरप्राइजिंग लगा होगा, आई एम श्योर, लेकिन मैं भूल गया हूँ। बाबा से भी पूछ लेते हैं। बाबा Yes. थोड़ा स्टोरी आर्ट पे तो आप बोल ही सकते हो, स्टोरी पे बोलो। नहीं, पहले मैं इवन बोलूंगा कि बाबा का फर्स्ट एक्सपीरियंस विद हाहाकार, आई वुड लाइक टू नो अबाउट दैट। बाबा, ये कहीं कोविड के दौरान तो नहीं था फर्स्ट एक्सपीरियंस? मिले किसी परम मित्र के था। रिकमेंडेशन पे। नहीं, देखो, हाहाकार तो मैंने बचपन में ही पढ़ी थी। ये सारी किताबें, हाहाकार, रिवॉल्वर, रोड रोलर, और कौन सी थी, ब्लैक बेल्ट, कहर। तो इन सब का जब आई रीप्रिंट थिंक भी आया रोड था ना, रोलर और ब्लैक बेल्ट पे भी एक करना पड़ेगा अलग से, वो तो कपिल शर्मा वाला एपिसोड हो जाएगा। या नहीं, तो जब ये रीप्रिंट जब संजय जी ने निकाला था ना, तो ये तो तय था कि ये 6 किताबें जो है ये तो लेनी ही लेनी है हर हाल में, क्योंकि मैं ये तब पढ़ा था। मुझे ब्लैक स्पाइडर वाला जो था, वो ब्लैक स्पाइडर या कौन सी एक किताब है जिसमें कि अनुपम जी ने कवर आर्ट बनाया, ब्लैक स्पाइडर ही। हाँ, तो लेकिन हाहाकार, रिवॉल्वर तो मेरे रोड रोलर, ये 3 किताबें तो बहुत विविड मेमोरीज है मेरी इसके साथ, क्योंकि मेरा दादा जैसा पंगा नहीं था कि पैसे खत्म हो गए, और है ना, मैं मुफलसी में नहीं पला बड़ा। अमीर आदमी। मैं सीधे जाकर के पड़ोसी के पास ही जाकर के फ्री की कॉमिक्स ही उठाता था। पैसों की कमी नहीं है, किसी से भी उधार ले लूंगा है। अरे नहीं, Exactly. इनकी कहानी है ना, छोटे बच्चों को डरा धमका के कॉमिक्स से इकट्ठा करते थे ये। हाँ, जो मेरे को पसंद आ गई ना, जो बुली थे, कॉमिक मेरे को कॉमिक्स बुली पसंद थे आ वो। गई, तो मोहल्ले में अगर किसी और बच्चे के पास अगर वो किताब है और मुझे परमानेंटली रखनी है ये किताब, उसका मुझे आर्ट पसंद आ गया या कुछ अच्छा लग गया, तो ध्रुव की कॉमिक्स के साथ अक्सर होता था। तब मैं वो बच्चों को डराता धमकाता था, कभी बिल्लू पिंकी दे करके ले लेता था। कई बार तो मैंने हॉट व्हील्स के खिलौने भी दे करके वापस वैसे भी लिए हुए हैं। उस तरीके से भी बार्गेन के किया बारे में मैंने। मुझे पता नहीं था। हाँ, वो एक बुली भी थे, जमीर थे कि वो फ्री में सामान नहीं लेंगे, कुछ ना कुछ पकड़ाएंगे लेकिन अपने मन का सामान रख लेंगे। तो ऐसा था। बट एनीवेज, वो मैं एक भैया के यहाँ जाता था, मेरे पड़ोस में ही थे वो, तो उनके यहाँ जाकर के वो सेट वाइज कॉमिक्स खरीदते थे वो, मतलब उस टाइम पे, और वो बहुत मुश्किल से मिलती थी उनके पास। मतलब सेट आ गया तो फिर वो अपने ग्रुप्स में पहले एक्सचेंज वगैरह करेंगे, तो मेरे पास मिलते मिलते काफी टाइम हो जाता था। तो मुझे उतनी परवाह भी नहीं रहती थी तब कि भाई ये सेट आया है और मैं ये पढ़ लूं। कभी भी कुछ भी मिल जाता था उनके वहां से, तो उठा के पढ़ लेता था। तो मैंने हाहाकार का मैंने कहीं ऐड देखा था, शायद किसी एक परमाणु की किताब में या कहीं पे। तो उसमें जो कैच एलिमेंट या जो भी जो भी उसको वर्ड देना चाहो, वो था परमाणु का वो कंकाल में बदलना, हाहाकार का। और वो शायद वो एक फेज्ड प्रोग्रेशन दिखाया था उसमें। तो ऐसा भी नहीं था कि मतलब कि ये कॉमिक गिमिक है, ऐसा कुछ होने भी नहीं वाला, ये खाली एड के लिए बना है। लेकिन उसके अंदर शायद कुछ पैनल्स ऐसे दिखाए थे उस एड में, जिसमें कि मैडम फॉक्स कुछ करती है, जिसकी वजह से परमाणु वो फेज प्रोग्रेशन में कि अरे ये मुझे क्या हो रहा है, पैनल 1, पैनल 2, पैनल 3, पैनल 4, 4th 5th में वो पूरा कंकाल में बदल जाता है। तो ये मेरे को देख करके लगा था कि अरे साला, ये अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा। तो वो एक ना मतलब एक जिज्ञासा पैदा कर दिया था कि नहीं, ये कॉमिक पढ़नी है करके। तो ये मेरी अर्ली मेमोरीज है, मतलब हाहाकार की। उसके बाद ऑफ कोर्स जब मैं पढ़ा तो
काफी पेजेस तक तो मैं मतलब रिलेट नहीं कर पाया स्टोरी, क्योंकि पहली बात तो वो दोनों किसी भी एंगल से ना वो साइंटिस्ट नहीं लग रहे थे, वो जो दोनों भाई थे, कोटिनोस, कोटिनो ब्रदर्स। कैटिनोस कोटिनो ब्रदर्स, राइट। कोटिनो तो ब्रदर्स, मैं बाबा वो तो टाइट्स मैं को लेके इतना मतलब गुस्सा होते हैं। हाँ, कई बार तो मैं सोच रहा था कि शायद ये सुपर हीरोज हैं, मतलब जब मैं या बचपन में एग्जैक्टली। जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे लग रहा था कि शायद ये सुपर हीरोज हैं, और जैसे तैसे जो मैडम फॉक्स है इनको बेवकूफ बना रही है, और ये मतलब कि सामने विलन खड़ा है लेकिन ये लोग उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं करके। मुझे कई बार तो ऐसा लगा था, क्योंकि जैसे अमित बता रहा था ना कि मैं कहानी पढ़ते जा रहा था कि एंड में क्या होगा, एंड में क्या होगा, तो कई बार मैं बहुत सारी चीजें नहीं भी पढ़ रहा था, फिर री रीड करते वक्त समझ में आया कि अरे यार ये तो साले साइंटिस्ट हैं वो साटी में। तो तब वो बाद में एहसास हुआ, बट यही है मतलब मेरी अर्ली मेमोरीज जो हाहाकार की है। ऑफ कोर्स ये किताब अच्छी है, उस समय के हिसाब से अच्छी थी किताब, मतलब अब वापस पढ़ते हैं तो उतना वो नहीं लगता है, मतलब क्या कहते हैं कि इतना मन भावुक कहानी नहीं है, बट आर्ट के हिसाब से तो मैं कुछ भी नहीं नेगेटिव कह सकता मनु जी के बारे में। कहानी एक तरफ, मनु जी का आर्ट एक तरफ, मतलब कि उसमें कहीं पर भी वो कंजूसी नहीं करते थे कि कहानी क्या बकवास है यार, इस बकवास कहानी के लिए तो ये बकवास आर्ट ही बेस्ट है मेरा, ऐसा कभी भी वो नहीं नहीं, किए। कभी नहीं। इनफैक्ट वो अगर हाहाकार भी कोई भी आर्टिस्ट जैसे कि जो भी कॉमिक बुक इंडस्ट्री में काम करते हैं वो लोग देखेंगे, तो वो हर बार अपने आप खुद की लिमिट्स को ज्यादा पुश किए हैं। कई पैनल्स को बहुत ज्यादा चैलेंजिंग दिखाए हैं, मतलब वो कैमरा एंगल हो गया या पर्सपेक्टिव हो गया या जो भी हो गया, मतलब ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है मनु जी की। अगर मैं उनकी प्रीवियस कहानी उठाऊं तो उसमें वो बहुत सारी चीजें एज एन आर्टिस्ट नया दिखाते हैं अपने नए कॉमिक में, तो वो चीज मुझे अब मैं देखता हूँ तो मुझे काफी ज्यादा रिस्पेक्ट लगता है मनु जी का एज एन आर्टिस्ट। तो ये है मतलब मेरी हाहाकार की फर्स्ट प्राइम मतलब मेमोरीज। मेरा तो ये भी कहना है कि अगर मनु जी ने ड्रॉ नहीं करी हो तो हमें याद भी नहीं रहती ये किताब। बिल्कुल नहीं रहती। कहानी कुछ भी नहीं है, मतलब देयर इज हाँ, दिस रिडिकुलस स्टोरी। और इनफैक्ट कहानियां और बेटर आई हैं, मतलब इसी ढर्रे पे एक रोग साइंटिस्ट है, उसने दुनिया तबाह करने के लिए कुछ ऐसा निकाल दिया, ये मनोज कॉमिक्स ने बहुत ज्यादा अच्छा दिखाया है और ज्यादा गोर दिखाया है। राज कॉमिक्स से ज्यादा गोर मनोज कॉमिक्स, मतलब मुझे लगता है वो जो कोर्ट का एक केस चला था ना मार्वल का यहाँ पे कि यूएस में, दादा अगर आपको याद हो कि मैच्योर कंटेंट है, बच्चे बिगड़ रहे हैं, बीच में एक गवर्नमेंट आई थी जिन्होंने कॉमिक्स के ऊपर एक कॉमिक कॉमिक्स कोड कोड अथॉरिटी। अथॉरिटी, कॉमिक्स कोड अथॉरिटी का एक लेबल लगा दिया था। वो चीज इंडिया में मनोज कॉमिक्स के लिए इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। मुझे तो ये लगता है कोई जिस हिसाब से सेंसरशिप, उन्होंने कोई गोरिज्म कंट्रोल तो दिखाया था है। नहीं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक चीज, कहानी इसकी मतलब हाँ ऑफ कोर्स बहुत ही मतलब क्या कहते हैं बेसिक टाइप की लगती है, अनफॉरगेटेबल है। नहीं लेकिन बट इसमें कुछ चीजें हैं जो Forgettable. मतलब बट इसमें दो मजेदार है। पर्सपेक्टिव होंगे ना, लेकिन आज की डेट में आप पढ़ रहे हो उस हिसाब से बोल रहे हो या एज अ हाँ, किड? जैसे अभी मैं पढ़ता हूँ ना तो मैं दोनों साइड से सोचता हूँ कि अगर ये मैंने पढ़ी होती 20 साल पहले हम्म एज अ किड हम्म तो डेफिनेटली एंजॉय की होती, जैसे जो हम्म जिस हिसाब से हम्म लिखी गई है, पेसिंग देखो वेसिंग इसमें एंड एक No, इफेक्ट but उस वक्त भी मुझे याद है, अच्छा लगा था मुझे हम्म। कि वो पिल्स खाने से सिर्फ नहीं बनता है, ऑल एक वर्ड ट्रिगर वर्ड एक्टिवेट। है। एक ट्रिगर वर्ड हाँ, बोलती है वो। बेल्ट है, बेल्ट का बटन है और एक वर्ड होना चाहिए। हाँ, और तो अब मैं जब है पढ़ा कुछ हूँ तो कहानियों में बारीकियां, और वो हम्म तरुण कुमार वाही सर के स्टाइल की है, ना कि हम्म सिन्हा सर के स्टाइल की जिसमें बहुत डिटेल होते थे, राइट। यस हम्म देखो आप आदमखोरों का स्वर्ग पढ़िए, उसमें भी आदमी को सीरम पिला दो तो वो मॉन्स्टर बनता है, राइट। मॉन्स्टर बट बनते हैं। बट इसमें भी हाँ, वैसा ही कॉन्सेप्ट है, ब्रेसलेट एंड पिल पिल खिला दो तो मॉन्स्टर बनता है, लेकिन करेक्ट, उतने डिटेल में ना जाके भी वो इफेक्ट क्रिएट किया है इन लोगों ने। या आदमखोरों का स्वर्ग में इतना डिटेल में गए हैं कि ये ऐसा था, मतलब उतना वो भी अच्छा लगता है, आई एम नॉट मेकिंग इट इन, लेकिन इसमें क्या था, इसमें बहुत सिंपली वो चीज कर दी गई है
पिल खिलाया, प्लॉट एक वर्ड प्लॉट नहीं बनाया उसको कि बिल्कुल ही 4-5 पेज में बता के। और बाबा आपने Yeah. जो कहा कैमरा एंगल की बात, यू नो, मनु जी ने मैंने बेहतरीन एक आर्ट चीज बेहतरीन। इसमें आज दोबारा पढ़ते वक्त नोटिस की, इसमें ये फ्रेम आपने गौर किया कभी? ये जो स्नाइपर वाला है, जो वो मार रहा है, लेटने वाला ना। हाँ, मैं- ये वाला फ्रेम, ये हाँ, स्पेशली हाँ। जो गोली मार रहा है, देखो हाँ। इसमें जो कैमरा एंगल है, आप जरा इसको गौर कीजिए, मतलब हम्म, बढ़िया बनाया मनु जी ने यार। इस समय के हिसाब से आप देखो, मतलब वो साइड ट्रांसफॉर्मेशन से भी देखो ना उसने ज्यादा निशाना नीचे। लेके, हाँ, और एक मैं वो आई मुझे वाला क्या वो भी लगता है, बनाया है। तो ये जो आप बता रहे हो ना, ये लेट के वो जो पोज बनाया है मनु जी ने सेम पोज रोड रोलर, आप कॉमिक पढ़ोगे ना तो उसके अंदर बहुत सारे पोजेस है जिसमें कि प्रतिद्वंदी जो डुप्लीकेट्स जो है, जैसे गगन का डुप्लीकेट आ गया या विनाश दूत का डुप्लीकेट आ गया, जब भी वो दोनों एक दूसरे से फाइट करते हैं तो विलेन खड़ा रहता है यूं सुपर हीरो पोज में, और जो पिटा हुआ रहता है वो नीचे की तरफ लेटा हुआ रहता है। तो मुझे क्या लगता है पता है, क्योंकि उन्होंने वो पोज इतनी बार रिपीट किया है ना अपने ये कॉमिक्स में, मुझे लगता है कि वो शायद किसी मॉडल को हायर किए होंगे, बोले कि तू लेडी है ऐसे मैं तेरे को ड्रॉ करता हूँ। और उन्होंने बहुत सारे पोजेस स्केच जो है वो ड्रॉ करे होंगे, एंड ही इम्प्लीमेंटेड एटलीस्ट वन पैनल इन ऑल दीज कॉमिक्स कि मैं कभी इसको स्नाइपर का बंदूक पकड़वा दूंगा, कभी मैं इसको गगन बना दूंगा, कभी बट विनाश दूत विवेक कर भाई, दूंगा। मैंने एक और चीज में वो नोटिस है करी कि लेकिन मैंने commendable है। फ्लैश पेज सिर्फ मनु जी के कॉमिक्स में देखे हैं शुरुआती। इसमें मुझे है याद काफी नहीं आ सारे। रहा कि और कहीं पे मैंने ऐसे, जैसे डोगा में मैंने देखे हैं, यहाँ पर भी हाहाकार में एक सीन है जब तीनों बंदे डेविड, प्रलंका और वो परमाणु नीचे खड़े हैं और वेम्पायर डॉल ऊपर से आ रही है इस राइट, तरीके से। वो राइट, बहुत जबरदस्त स्प्लैश पेज है, अभी भी हम्म, देखो तो अच्छा लगता है, बहुत नहीं, सुंदर है। हाँ, ये मतलब वाला, ये उनके स्प्लैश पेज जो की बात ये कर रहे हो आप, एग्जैक्टली हाँ, राइट। ये वाला, यस, इसका कैमरा एंगल भी देखिए आप, मतलब जबरदस्त है ना? बहुत ही जबरदस्त। बहुत सो जबरदस्त। मतलब कहने का मतलब ये है कि इन सारी किताबों में कहानी की रिपीट वैल्यू आपको मिले ना मिले, लेकिन Yeah. जो आप जो फ्रेम्स को रीचेरिश करना चाहोगे ना, वो इस एज में भी आप इस डेट एंड एज इन टाइम जो भी आप कहना चाहो वो वापस से रिविजिट कर सकते हो आप बहुत अच्छे मेमोरीज के साथ। Yeah. इट्स अ रिपीट वैल्यू इन फॉर्म ऑफ आर्ट वर्क, मैं ये बट मुझे कहूंगा। ऐसा भी लगा ना कि 1 to 64 एक्चुअली आर्ट प्रोग्रेस करा है। मतलब शुरुआती फ्रेम में आपको थोड़े बहुत दिखेंगे कि थोड़े से खामियां हैं, Amateurish. बट जैसे 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 से वो पीछे की तरफ आपको ना वो नहीं दिखेंगे। वो इवन किलर आर्मी जो चेंज हो रही है, कुछ 10-10 लोग खड़े हैं, राइट? वो आपको ऐसे लगता है कि सीक्वेंशियली आप जब आर्ट देखते हो ना, आपको लगता है कि एक एक चेंज हो रहा है सारे के सारे। मुझे बस वो था एक कि चीज मुझे सर को आज इतने भी सारे पढ़ बनाने के की जरूरत क्या थी? जरूरत नहीं वो थी। सर भी बना सकते थे, सिर्फ जैसे हेमंत जी करते हैं ना, Right. बैकग्राउंड में बना देते। बस ये Yeah, एक yeah, चीज yeah. मुझे बहुत आउट ऑफ प्लेस लगी है आर्ट में, पता नहीं ये मनु जी की चॉइस थी या वाही सर की, ये जो खोपड़ी नुमा उसका अड्डा है, ये बहुत ही मतलब बहुत वो नहीं अलग लगता कहानी है। आई थिंक द प्लॉट हाँ, होल्स जो है ना, उस पे अपने आप ही 10 yeah. मिनट की चर्चा होगी कि वो लाइक हाउ हाँ, नॉनसेंसिकल द होल स्टोरी इज। yeah, मुझे yeah. लगता है उस वक्त ना हीमैन भी आता होगा टीवी पे वगैरह, हाँ, उसका थोड़ा इन्फ्लुएंस उस है इसमें। उसका You know, इन्फ्लुएंस पेज रहेगा। 33 पे जाओ ना दादा। स्केलेटर जो था वो इतना आइकॉनिक था बच्चों में, तो मे भी एक कोशिश ये रही होगी कि उसका इफेक्ट को इनकैश किया जाए इसमें, घुसेड़ो जितना स्केलेटन हो सके उतना दिखाओ। तो maybe दादा that is- पेज 33 दिखाना जिसमें वो आर्मी को लेके जाते हैं। वो पेज में इतने सारे लोग बनाए हैं उन्होंने। हाँ 33, ये मतलब क्राउडेड सीन। यस, एग्जैक्टली। और उसमें देखो ना सारे बंदे अलग अलग बनाए हैं, ऊपर सीढ़ी और एंगल। अभी ये बाबा बेटर बता पाएंगे, जो पर्सपेक्टिव में सब दिख भी रहा है और डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं लग रहा है बेसिकली कि मतलब एक और स्प्लैश पेज है, बट द स्प्लैश पेज इज वर्थ इट। या डेफिनेटली वर्थ इट। एंड देखो इन लोगों ने यहाँ दरीबा कला दिल्ली वगैरह सब डिटेल में लिखा है इन द शॉप्स, या वो सब में। Yeah. तो
We all love हाहाकार। नहीं, अमित भाई से थोड़े विचार लेना चाहता हूँ मैं, हम Yeah. बिफोर वी प्रोसीड, राइट, कि जैसे हम लोगों ने सबने तो तभी बचपन में पढ़ी है और अभी का बात कर रहे हैं। अमित भाई बोल रहे हैं कि उन्होंने दोस्त से लेके पढ़ी है, पर वो दोस्त से लेके कब पढ़ी है वो मैं थोड़ा जानना दोस्त चाहता लेके हूँ। रिसेंटली पॉडकास्ट के लिए पढ़ी थी, पहले वाले जो हमने किया है, जिसने नहीं देखा है जाके देख लीजिए। पहली 8-10 बुक पे हमने डिस्कशन किया परमाणु के। एंड इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हम लोगों को यकीन नहीं था कि उसको अच्छे व्यूज आएंगे, बट उस पर आप अभी जाके देखो 60-70 कमेंट है, काफी लोग उस पर डिस्कशन कर रहे हैं उसके नीचे, हाँ, तो अच्छा लगा वो देख के। इस बुक के बारे में देखो, बचपन में जैसे आप लोगों को तो पता ही है, मैंने स्टार्ट किया है उस एरा में जहाँ पे आती थी वोट फॉर परमाणु, जयकारा परमाणु का, मेरी ड्रेस वापस कर, ये सब चीजें। अब वो तुमने पढ़ने के छोड़ बाद भी दी थी मेरे किताबें। को उनकी स्टोरीज भी याद नहीं है कि मैंने क्या पढ़ा है। उसको पढ़ने के बाद तो मैं कभी भी नहीं जाऊंगा बैक। मेरे को याद है आग वाग मैंने पढ़ी थी फिर भी बचपन में, बट हाहाकार आई डोंट रिमेम्बर एनीथिंग कि मैंने कभी बचपन में पढ़ी होगी। और अभी पढ़ते हुए मुझे लगा कि मुझे शायद पसंद आ जाती, क्योंकि तरुण कुमार वाही जी का ये है कि उनके पास बहुत सारे अस्त्र हैं उनके, मतलब तर्कश में वो छोड़ते रहते बीच बीच में। पिल खाने वाला रूप बदल दिया उन्होंने। इसमें एक सीन और है जिसमें वो बच्चों को मारता है, तो मेरे को याद है तब वाही सर साला बच्चों को छोड़ते नहीं है कहीं बच्चों के पे। दुश्मन अमित भाई ने कहा है उनको नागराज के पॉडकास्ट में। हाँ, लाइक आई विल रिक्वेस्ट ऑडियंस टू गो एंड विजिट दैट एपिसोड, नागराज के जन्मदिन पे हमने He's a लास्ट very ईयर good किया pulp fiction writer, मतलब राइटर। बोला जाए तो। हाँ, हाँ। तो वो मैं नोटिस किया, मैंने कहा कुछ कुछ चीजें उन, मतलब एक होता है ना फॉर्मूला, उनको पता है कि कैसे बच्चों को। अब मैं बच्चे की उससे सोच रहा था कि ये एक साला 13-14 साल का बच्चा अगर इसको पढ़ेगा तो वो तो इंट्रिग होगा ही कि भाई क्या हो रहा है, ये पिल खा रहे, रूप उस बदल जा रहा है। जमाने का 13-14 साल का बच्चा। हाँ, का उस बच्चा। आज का नहीं, आज का तो भाई वो मांगा पंगा और पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंचा हुआ है बच्चा। तो काफी मतलब मुझे लगा कि इम्प्रेसिव कहानी है उस टाइम के हिसाब से। अभी आपको बहुत सारे प्लॉट होल्स ऑलरेडी दिख जाएंगे और आप गेस भी कर लोगे कि ये विलेन कौन है उसमें। बट आई थिंक, तो जैसे अभी हम कॉमिक्स चित्रकथा ही बोलते हैं, राइट, तो अ, इसमें कहानी है, बट जब आर्ट आप देखते हो तो वो और ज्यादा, जैसे हमने बोला ना, फ्लेवर ऐड कर रही है यहाँ पे। वो जो एक्शन सीन है, वो जो आपने जो दिखाया इसके बीच में, अपनी प्रियंका और वो लड़ रहे होते हैं, राइट, वेम्पायर डॉल वगैरह, और इवन परमाणु लड़ रहा है जहाँ पे, तो वो काफी इंटरेस्टिंग है। मतलब वो अगर आप पढ़ोगे भी नहीं ना तो आप देखोगे ही तो एक अलग स्टोरी आपको मिल रही है, एक विजुअल स्टोरी मिल रही है वहाँ पे, राइट। वो कॉमिक वाली स्टोरी नहीं मिल रही भले ही। तो आई थिंक एक अच्छी बुक है मेरे ख्याल से उस टाइम के हिसाब से। अभी आप फॉर फन पढ़ सकते हो, मतलब अभी भी मैं बोर नहीं हुआ, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं भी बोरिंग नहीं है। हुआ। आपको थोड़े प्लॉट होल्स दिखेंगे, आप हंसोगे, बट ओवरऑल इट्स अ गुड रीड। एंड मनु जी ने आर्ट बनाया तो वो आपको अच्छा ही लगता है, मतलब वो स्टोरी कवर हो जाती है उसके पीछे, आर्ट के पीछे। Yeah. तो यही एक्सपीरियंस था। बाकी प्लॉट होल्स के ऊपर क्या ही बात करनी है, आई थिंक वो कोई भी पढ़ेगा तो उसको समझ में आ होली होले जाएगा। वो- तो हाँ मतलब मतलब आई थिंक सबसे ज्यादा तो जो विवेक भाई चिढ़ते हैं जो उनके कॉस्ट्यूम पे, माइकल और डेविड के, कि ये साइंटिस्ट साला टाइट्स पहन के क्या कर रहे हैं साठी है, व्हाट आर दे एकदम सुपर हीरो। एब्सोल्युटली डूइंग, राइट। और और सारे साइंटिस्ट हैं, लेकिन वही दोनों ही ऐसे अतरंगी साइंटिस्ट हैं जो कि कॉस्ट्यूम में। अरे ये भी तो सोचो ना कि वो होनोलुलु और क्या क्या नाम रख, नहीं इसमें वो यहाँ नहीं है, होनोलुलु रिवॉल्वर में है, राइट। रिवॉल्वर रिवॉल्वर इसमें बिजली रहता है उसका नाम, जो स्टूडेंट बिजली। रहता है उसका नाम बिजली रहता है, उसका बिजली, कीवर्ड हाँ, इलेक्ट्रिक रहता है। तो मुझे कभी कभी लगता है वो जानबूझ के करते हैं कि बच्चा, एक हंसी भी आए बीच में, अरे ये क्या हो हाँ, रहा है हाँ, टाइप हाँ। में ना। वही और मुझे भी वही लगता है कि शायद ना इन लोगों ने एक लाफ्टर एलिमेंट या कुछ ऐसा No, लाइट एलिमेंट डाला होगा। विवेक भाई, जब मैंने किताब पढ़ी ना, मैं अभी जब वापस पढ़ रहा था, मुझे ऐसा लगा कि ना उन्होंने हर बार जो वर्ड चूज करा है ना वो सीन के अप्रोप्रिएट रखा है। तो बिजली का इलेक्ट्रिक रखा है, माइकल का मर्डर रखा था, और माइकल मर्डर, और ये हाँ एसएफएक्स भी डाले हुए हैं। हाँ एसएफएक्स डाले, एसएफएक्स बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है। अगर आप उस एरा के टाइम का देखो, द वे एसएफएक्स वाज यूज्ड इन दिस होल बुक वाज अमेजिंग। बट कौन है, मतलब मंदार गैंगले तो नहीं थे तभी। राइट। तो मैं दादा आप बताओ, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ये कोई इंडियन स्टोरी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो कहीं से उठाया है उन्होंने। और मुझे उन्होंने भी यही लगा, आज दोबारा पढ़ के इतने सालों बाद मुझे ये लगा कि ये ओरिजिनल प्लॉट एलिमेंट कहीं से उठाया हुआ है।
अब ये कहाँ है ये ढूंढ के निकालना पड़ेगा, लेकिन मिल जाएगा। एसएफएक्स साला मेरे को नहीं लगता कि आरसी वाज दैट प्रोग्रेसिव एट दैट टाइम कि इस कदर का एसएफएक्स कर एसएफएक्स तो उठा सके। नहीं सकते ना, एसएफएक्स तो बनाना ही पड़ेगा आपको। अरे वो आप ग्रेडो से उठा लिया उन्होंने, आप क्या बात कर रहे हो? मतलब माइकल मर्डर का लिखना है तो वो लिखा आदमी को मैनुअली करना पड़ेगा ना। हाँ, वो मैं वैसे लिखना बोल रहा पड़ेगा, हूँ। बट कहीं हाँ, उसने देखा होगा, राइट? वो माइकल का मर्डर, किलर आर्मी का किलर, वैम्पायर डॉल्स का पावर, राइट? हर एक चीज का कुछ ना कुछ वो है, ये रैंडम उन्होंने वर्ड्स निकाला। माइकल के जो सर से बिजली निकलती है, ओह माय गॉड, फुवारा। अनार। और बाद में एनिमल वाली पिल में वो उसका स्कल सिर्फ एनिमल के जैसे चेंज हो जाएगा चेंज होता है, हाँ। और बाकी बॉडी सेम रहेगी वैसा। अरे यार, बट एक ये है बार कि परमाणु 2 आदमियों को मार दे। परमाणु क्या मारता है, पहले वो मार देते हैं कटिनो ब्रदर्स, उसको मार देते हैं बिजली को, फिर परमाणु कटिनो ब्रदर में से एक को मार देता है, जबकि उसके पास गन भी रहती है जिससे वो अगर चलाता है तो उसका भाई ठीक हो जाता है। बट सारा परमाणु अपने बारे में ठीक हो जाता है बाकी सबको पेल देता है, इवन उनको भी मार देता है वो किलर आर्मी को, और बोलता है इनको क्या ही बचाऊं अब टाइप ऐसे कुछ तो डायलॉग मारता है वो। ये डायलॉग है, यही चीज ना कि मर गए तो मर कैजुअलिटीज तो होए नहीं चाहिए यार, और नहीं ये है। तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। हाँ, बट ये चीज हमने जब परमाणु का फर्स्ट 10 बुक्स करी थी, हमारा सेम पॉइंट था कि परमाणु सबको मारे जा रहा है, किसी को उसको बचाने का कोई एक बूंद भी उसकी इच्छा नहीं है, राइट? कि जस्ट वो उस समय समस्या को जड़ से उखाड़ दे रहा था। हाँ, मतलब मुझे लगता है परमाणु के जो पूरा कैरेक्टर है उसमें ही ये लोग शुरू से कंफ्यूज थे कि उसे उस तरह के दिखाए कि जो डार्क नहीं है, मारता नहीं है या मार देता है, तो ये वेव ही रहा है उसके एंटायर जर्नी में। और वो थिंग इज वो पुलिस वाला है तो उसका कुछ कॉन्फ्लिक्ट दिखाया नहीं कभी, तो आई थिंक उसकी वजह से भी थोड़ा स्टोरी उसकी थोड़ा लोग रिलेट नहीं कर पाए ना, मतलब उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट उस टाइप से किया नहीं उन्होंने। राइट, मतलब जैसे डोगा का ऐसा है कि नोन है कि भाई वो मारेगा ही जाके लास्ट में, छोड़ेगा तो नहीं। तो बट ये ना प्योर मसाला कॉमिक्स है दादा, मतलब कुछ वो करने की जरूरत नहीं है, कैरेक्टर डेवलपमेंट ये सब गया भाड़ में। मैं आपको 4 मस्त सीन दूंगा, एक आर्टिस्ट है मेरे पास, वो बना के दिखाएगा, मजा आ जाएगा आपको। मजा आ जाएगा, राइट है। तो बाबा मुझे आपसे एक सवाल है, अलीशा में आपको नताशा की झलक ना दिखी? नहीं दिखी, जरा भी नहीं दिखी। क्योंकि वो भी तो वही कर रही थी, वो सारे राज चुरा रही थी। अलीशा सीरियस आलोचना के बीच एक रोमांटिक सवाल। अभी दादा, इससे मुझे याद है, पेज 61 पे जाओ आप और अलीशा का आर्ट दिखाओ कैसा लग रहा है वो आपको फिर से। मतलब इस बुक में मनु जी ने या तो नहीं किया है वो, या फिर किसी और की पेंसिल के ऊपर घुमा दिया है क्या ये? हाँ, ये जो बैठी है नीचे, ये थोड़ी मर्दाना टाइप नहीं बन गई है? बट क्या पता उस पर्सपेक्टिव से, मतलब अगर उन्होंने देखा औरतें वैसे दिखती है जीत भाई डिफेंड करने के लिए रेडी है मनु सर को, किसी भी एंगल पे दिखती होगी मर्दाना। क्योंकि आप उस डिटेल में देख रहे हो, मुझे उसका जो वो मर रही है ना साइनाइड खा के, वो सीन ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, टोटल एंगल नहीं पता चल पा रहा है। बट बाबा का क्वेश्चन से नहीं डाइग्रेस करते, बिकॉज आई एम वेरी इंटरेस्टेड, क्योंकि वो वाला कंपैरिजन से बाबा ही कर सकते हैं, हम में से कोई उस काबिल नहीं है। नताशा जैसा तो नहीं दिखा। नताशा मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो कि मतलब वो नताशा जिस हिसाब से दिखती है ग्रैंड मास्टर? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये भी तो, वो भी तो रिसर्च में जाकर चुरा रही थी राज, ठीक है? उसको भी तो एक तरीके से हेजेमनी का था, ठीक है, राइट? सो एंड शी टर्न्ड आउट टू बी द मेन विलेन। उसने भी तो, जो हीरो को था उसको परास्त किसने किया? परमाणु को वैम्पायर बनाया किसने? वैम्पायर डॉल ने, मैडम फॉक्स ने नहीं, राइट? तो मतलब इट सीम्स कि ऐसे ध्रुव के ही प्लॉट से कुछ चीजें ली गई हैं, बट उसको एक भाई सर वाला ट्विस्ट किया गया है। मैंने उस मतलब आप उस नताशा के तो नजरिए से किसी को देख ही नहीं सकते हो, वो बात अलग है, बट फिर भी अब आप ऐसा कह रहे हो तो फिर मैं वापस से रीड करूंगा उस एंगल से सोच के। क्योंकि जब डेविड केटिनो सबको मारने गया था, तो तब अलीशा बीच में आई थी और उसने एक मुक्का मारा था डेविड केटिनो को, तो राइट? तो मतलब वो, मतलब आपको एक समझ में थी कि वो अबला नारी है, कि वो एक्चुअली अपने लिए खड़ी हो रही है, कि वो विलेन बन गई है? सीधे पूछ लो ना, क्या पूछना चाह रहे हो आप बाबा से? इतना आप प्रस्तावना दे रहे हो, बाबा बता देंगे। अब मुझे नहीं पता ना बाबा नताशा को किस नजरिए से देख रहे हैं, मैं तो सिर्फ अलीशा के बारे में बात कर रहा हूँ। बाबा किस नजरिए से देख रहे हैं ये तो पूछना
बेकार ये एक ही नजरिया है अभी उनके पास। पर मुझे लगता है कि उस नजरिए से वो रिचा को देखते थे। अब मुझे ये नहीं मालूम कि वो कहीं पे बाइफरकेट हो गए और वो दोनों तरफ नजर, दो आंखें, भगवान ने दो आंखें दी है, एक आंख है रिचा पे, एक आंख ये नताशा पे। भगवान जीत भाई। आप दोस्तों अब आपको समझ में आ रहा होगा कि विवेक भाई क्यों एब्सेंट क्यों रहते नहीं हैं आते? आधे से ज्यादा पॉडकास्ट पे। विवेक भाई आपका जो मन है वो बोलिए, आप इनके सवाल पे मत जाइए। यार मैंने ऐसे एंगल से तो जरा भी नहीं पढ़ा यार ये एक अलीशा वाला एंगल, बट हाँ उस टाइप से सोचा जा सकता है कि शायद दो डिफरेंट राइटर्स हैं, दोनों अपना अपना टेक ले रहे हैं एक ही तरीके का कैरेक्टर प्लॉट देख करके कि एक किधर जा सकता है। तो लेकिन उस हिसाब से तो बड़ा शॉर्ट लिव्ड कैरेक्टर था ना ये अलीशा का, मतलब फिर इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करते तो मजा आता, क्योंकि नताशा का तो एक प्रोग्रेशन भी है। सरप्राइजिंग द होल, वो जो मुझे लगा ये किताब जो मैंने पहली बार भी पढ़ी थी, लेट डाउन वाज अलीशा टर्निंग आउट टू बी द मेन विलेन। बट उसका ओरिजिन भी दिखाया नहीं ना, वो बस है। हाँ मतलब वो है, वो उसके पंखों में है उसकी शक्तियां, बट कैसे है बस मान लो भाई सर का ये सही है, तुम्हें मैं क्या एक्सप्लेनेशन दूं यार, समझदार हो तुम। मतलब अमित भाई का, अब मैं तो कहूंगा ऑडियंस को कि आप जाके हमारा वो परमाणु वाला पॉडकास्ट देखें, तो उसमें जो जोंक मक्खी का जो हाल है ना, वही अलीशा का वैम्पायर डॉल का भी यही है कि दे आर जस्ट विलेन फॉर द सेक ऑफ बीइंग विलेन, there is no depth in their character। बट इस बुक में आप नोटिस करो तो हीरो कौन है आपके हिसाब से? नहीं वो सवाल एक्चुअली बुक डेविड कैटिनो की है। चीज मैं और बोलूंगा, मैं कहूंगा द जर्नी ऑफ डेविड कैटिनो। बाबा हाँ बोलो। बाबा को उस समय जो कहानियां बनती थी ना, क्योंकि मैं अभी एपिक कलेक्शन बहुत पढ़ रहा हूँ अभी मैं, वो स्टैनली रोमिटा वाला साला, उसमें भी मतलब विलेंस आते थे, इट वाज जस्ट बिकॉज कि आ रहे हैं। स्पाइडरमैन को अगर लड़वाना है, वो एक फ्लाई गाय करके या कोई तो भी एक विलेन था, बहुत ही रद्दी सा विलेन, मक्खी के टाइप का है वो विलेन। और मक्खी मतलब रियल मक्खी की परमाणु वाला मक्खी? नहीं परमाणु वाला मक्खी से बेटर था वो थोड़ा। लेकिन वो मतलब देयर आर विलेन्स। उस समय के एरा में क्या था कि आपका विलेन या तो किसी एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के मिसकैलकुलेशन से एक विलेन बन जाएगा, या तो फिर कोई एक और रीजन है, जैसे कि कुछ तो भी वो डिफेंस एक्सपेरिमेंट हो रहा है और न्यूक्लियर ब्लास्ट होता है या समथिंग रिलेटेड टू न्यूक्लियर, और फिर वो विलन बन जाएगा। ये दो ही चीजें थी, और इतना घिसा पिटा वो आर्क रहता है उसमें विलेंस का, और शॉर्ट लिव्ड कैरेक्टर है उन सब विलेंस का, कोई डेप्थ ही नहीं है। तो ये मेरे को लगता है ना कि इन लोग ने भी वैसे ही उठाए थे बहुत सारे विलेंस जो राज कॉमिक्स ने। पर बाबा 90s में होता भी यही था ना, अगर मेरे को पता है कि सेम ही विलन आ रहा है नेक्स्ट बुक में भी, अभी लोग रोबो से ही पक गए, सोचो इतनी बार आता है राइट, तो राइटर के ऊपर भी प्रेशर रहता था कि हर बुक में कुछ ना कुछ तो नया विलन लाके देना है, तो अब आपको 2 मिनट्स विलन में ऐसे ही मिलेंगे। जोकर से भी पक गए हैं। हाँ, बैटमैन में इतनी बार आता है, तो लोग चाहते हैं कि जो पुराने रेयर विलेंस है जैसे कि वेंट्रिलोक्विस्ट या जो इस तरह के दूसरे विलेंस थे जो बहुत दिन से आए नहीं है, वो आए तो। लेकिन हर राइटर का एक ऐसा रहता है कि आइकॉनिक कैरेक्टर जो है ना, वो उस पर कहानी लिखना चाहता है। तो ये तो बात है, some things get stuck। बट अमित भाई, जैसे मैं कह रहा था ना कि आपको नहीं लगता कि ये डेविड कैटिनो की कहानी है? हाँ, मैं उस पे वापस ये है, और मुझे ये लगता है जीत भाई, आपने पहले जो सवाल पूछा था ना कि ये जहां से भी उठाई गई होगी, शायद उसमें ऐसा कुछ प्लॉट एलिमेंट रहा होगा, परमाणु से जोड़ा गया है, मीडिया को जैसे ग्रेडो में डाला है। हाँ, और उसको हटाना इतना मुश्किल हो गया होगा ओरिजिनल कहानी को बरकरार रखने के लिए कि उन्हें वो रखना पड़ा, और उन्होंने सोचा कि जब रख ही रहे हैं तो अंग्रेजी रख देते हैं। मतलब वो चाहते तो शांताराम कांताराम दो भाई ऐसे दिखा सकते थे, लेकिन उन्होंने कैटिनो ब्रदर्स ही दिखाए, मैडम फॉक्स ही दिखाया, मैडम फॉक्स। दिस इज इट, मतलब कुछ तो रहा होगा मजबूरी, या वी डोंट नो।
क्या रहा होगा मतलब किसी विलन का जजीरा रहा होगा, ऐसा टाइप का मुझे लग रहा है। ये जो प्लॉट रहा होगा ना वो मतलब वर्ल्ड शैटरिंग प्लॉट रहा होगा जो दूसरा ओरिजिनल। लेकिन परमाणु ये प्रियंका का भी काफी फुटेज मिला है इसमें। हाँ उसने भी परमाणु तो बस मतलब आया एक पे, फिर एक को मारा, खुद कन्वर्ट हो गया, फिर ठीक हुआ, फिर मास्क उतारा, अलीशा चलो बाय बाय। हाँ यार अलीशा सुसाइड भी करती है अपना वो नस खा लेती है साइनाइड cyanide पहन खा के। के खाकर, राइट। वो एक अलग फनी लगता है थोड़ा सा आज अगर हम वापस बट पढ़ते ये हैं ना तो। वाही सर ने ना डायरेक्ट कहीं से नहीं, मतलब आप लोग बोल रहे हो इंस्पायर्ड या जो भी, मुझे लगता है ना एक जो अच्छा राइटर होता है ना वो 100 जगह से लेता है एक जो, हाँ और जो नॉर्म मतलब जिसको इंस्पायर होना होता है वो एक ही बुक छाप देता है पूरी की पूरी, राइट। तो जो 100 अच्छा जगह से राइटर लेता है ना तो 100 आप जगह से लेता है। 100 200 अजीब 300 सा लग जितनी रहा है जगह, सुनने में, लेकिन कंटिन्यू। हाँ बट ये इट वाज नॉट वर्थ ए 64 पेज रेफरेंसेस स्टोरी। दादा। मतलब अगर आप देखोगे ये जो पूरा जो स्कल मास्टर वाला जो एंगल है बीच में, जो 10 पेज उन्होंने डाले हैं वो स्कल मास्टर वाला, ठीक है, वो तोप चला रहा है, ये कर रहा है, उसका कुछ लॉजिक ही नहीं बनता है। इट इज जस्ट दैट एक्शन, कि डेविड, जीत भाई हाँ मनु सर एक्शन। एक्शन कैसे दिखाएंगे इतना मस्त वाला आपको? अरे वो यार मेरे को लगता है एक्शन 10 तो पेज मनु सर के जबरदस्त। अच्छे भी तो होने चाहिए, ऐसा है यार कि उसका मनु एक्शन जी बना पोज देंगे। पोज एक्चुअली स्टिकर बना हुआ है, वो जो बारूद का ड्रम पकड़ा है ना परमाणु ने, दैट वाज हैज बीन द स्टिकर दैट इज वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर स्टिकर्स। तो वो सारी चीजें हैं। बट अब मतलब आज जब पढ़ रहा हूँ तो मेरे को यही लगता है कि ये जस्ट राइट, कहीं फिलर भी लगता है, कहीं वाव भी हो जाता हूँ कि मे बी मैं 32 में वो एंजॉय मैं आज याद नहीं रखता जो मैंने वो 64 उस पेजेस उस दिन पढ़े थे, तो इसलिए आज भी ये 63 पेज प्योर मनु सर के आर्ट के लिए ही है, वरना हाँ। ये 20 पेज की स्टोरी है अगर वैसे आर्ट देखा जाए। पे जो बात बार बार हम घूम के आ रहे हैं, क्योंकि अब हम मनु सर के आर्ट के इतने फैन हैं। एक चीज मैंने आज मतलब ये पढ़ने के बाद मैंने एक रियलाइज किया, इसका आर्ट कॉमिक्स को पढ़ने के बाद ना इसका कवर डल लगता है मुझे। और मैंने नोटिस किया है कि अपने मलिक सर के कवर्स राज कॉमिक्स में इतने मतलब ब्राइट क्या रहते कहते थे, हैं, ब्राइट मतलब रहते इतने फेमस हैं बिकॉज ऑफ नागराज के जो एक से एक कवर्स। लेकिन मुझे लगता है जितने भी परमाणु के कवर्स उन्होंने बनाया वो उतने ही डल है। एंड मतलब उनमें वो बात नहीं है somehow, जो नागराज के कवर्स में जो है जो उनको अमरता मिली है रीडर्स में नागराज के कवर्स के। बट मे दादा बी कवर में क्या कमी सिर्फ कलरिंग की लग रही है किसकी? क्योंकि आर्ट तो सेम ही है उनका, अगर आप देखोगे इसमें भी पेंट उनका के टाइम स्टाइल पे। सेम ही है, लेकिन हाँ somehow जो भी मतलब मलिक सर के परमाणु के कवर्स हैं वो कभी भी मुझे इम्प्रेसिव नहीं लगते थे अमित जितने भाई क्या नागराज होता के है, लगते थे। नहीं है, मुझे ऐसा लगता है वो यार। ये भी हो सकता है ना दादा, क्योंकि अंदर का जो नागराज का जो आर्ट होता था वो मलिक सर के शागिर्द ही बनाते थे, जैसे कि आपके चंदू सर हो गए या विठल अष्टपुत्रे कांबले हो गए या मिलिंद मुलिक हो गए। तो इन सब शागिर्दों की जो झलक है ना इंटरनल वो आर्ट्स में, कवर में भी दिख रही है। वो कवर पर थोड़ा बहुत मैच हो जाता था। अब जैसे कि आत्मा के चोर या ये सब जो ध्रुव के जो कॉमिक के कवर्स है ना, उस पे आपको अंदर का मैचिंग नहीं लगा। ये मेरे को शुरुआत में भी बहुत खटकता था कि यार अंदर का जो आर्ट है वैसा कवर आर्ट क्यों नहीं बन रहा। नो डाउट अच्छा है, मलिक सर का भी आर्ट कवर पे अच्छा लग रहा है, बट क्या है ना कि वो रिजेम्बलेंस नहीं होता है अंदर बाहर का आर्ट देख करके। तो मुझे लगता है कि ये पेंटेड जो कवर है ना वो somehow परमाणु का जो कैरेक्टर डिजाइन है येलो विद अ ग्रीन मास्क एंड ऑल दिस थिंग्स, वही बोल रहा हूँ, कलरिंग की वजह से ही डर लग रहा है वो, इट अगर डजंट दिखाओगे कम आप आउट कवर। वेल। इट्स बेसिकली बट ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि आप ना एक एक मतलब एज ए रीडर एट दैट टाइम मुझे कंफ्यूज होता है कि ये थ्रिल हॉरर है कि नागराज है या उसके बीच का कुछ है। क्योंकि अगर आप खुर्रा देखोगे तो आपको वो नहीं लगेगा कि ये साला परमाणु की कॉमिक्स है कि ये एक्चुअली एक थ्रिल हॉरर की कॉमिक्स है, राइट, उस तरीके से। और ये इवन आई थिंक ये तो तब भी बेहतर है, राइट, आपका रोड रोलर और वो ब्लैक बेल्ट, वो तो इवन मलिक सर का आर्ट भी जस्टिफाई नहीं कर रहा है जो जो कवर बना है उन पे। राइट वही बात। मतलब इट्स हैज बीन दैट वे। राइट सो एनीवेज मतलब मनु सर कवर में तो बहुत बाद में आए, मुझे याद नहीं उनकी फर्स्ट ड्रॉन कवर कौन सी रही होगी। ये डोगा की बाद की कॉमिक्स रही होगी जो तंदूर वगैरह ये सब
आई थी ना, उस वक्त शायद उन्होंने स्टार्ट किया था नया नया कवर ड्रॉ करना। उसके बाद बहुत कवर्स बनाए उन्होंने, परमाणु के काफी भी कवर्स बहुत से बनाए, दोज आर रियली नाइस। यार मुझे कि तो मुझे याद है अंगार का कवर पहले उन्होंने बनाते बनाया थे। हुआ है, मेरे पास डबल हाँ। कॉपी है उसकी, अंगार का। फिर हाँ फंदेबाज काफी भी उनका है, फंदेबाज उनका है, हाँ फंदेबाज उनका है कवर। हाँ उन्हीं का है, फंदेबाज भी उन्हीं का वो है। फेज ऑफ उनका कवर्स बहुत अच्छा है, ही ड्रू रियली बहुत गुड मस्त है, कवर्स। मतलब जबरदस्त कवर्स हैं हाँ। उनके। तो वैसे एक चीज, मतलब हम दूसरी कॉमिक्स रिवॉल्वर में मूव होने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, इस कॉमिक्स तो जो भी थी अच्छी थी, लेकिन इसमें एक कालजयी आर्ट आया था एड के रूप में, जो कि आज भी ओह माय ग्रुप्स में घूमता गॉड। रहता है। ये फर्स्ट टाइम इसमें आया था ये आर्ट, एंड आप सब जानते ही हैं कि दिस इज इसकी क्या महत्व है आरसी वर्ल्ड में, इस कॉमिक्स की और इस एड की। और सबसे बड़ी बात बाबा के लिए, जो उनके चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। बाबा What he आपको has been अब working on. कॉल आउट कर दिया गया है, मतलब प्रेशर बढ़ा दिया गया है। But so this legendary ad came at the end of this. मैंने जब ये कॉमिक्स पढ़ी थी तो मैं कॉमिक्स से जितना वो था उससे ज्यादा एक्साइटेड हो गया था ये देख के कि ये कब पढ़ूंगा मैं। क्योंकि उस एड में लिखा भी हुआ है ना, उस एड में आप पढ़ोगे भी तो उसमें लिखा हुआ है 7 महाशक्तियों का भीषण टकराव। मतलब दिस इज नॉट जस्ट ध्रुव्स नॉर्मली भीषण भीषण 7 महाशक्तियां। तो मैं गिनने बैठ रहा हूँ कौन कौन सी महाशक्तियां, 1 2 3 4 5 इसी एड पे है। मतलब इस टाइप का कमीशन करवाया केंद्र भाई ने कोई? नहीं तो आ जाएगा एक और कमीशन इसी थीम पे अभी। नहीं, बट अब मुझे अभी मैंने रियलाइज किया कि किरिया खैर वाज नंबर 10, so they have already decided that it was going to be a milestone. Yes. when RC was creating इसके all बाद this. वाली सेट का विशेषांक वही है, किरिया खैर। मतलब यार क्या अनुपम सर का आर्टवर्क अमेजिंग लग रहा है यार, पीछे के उसमें ये जो जबरदस्त एडवर्टाइजमेंट है, राइट? और इसके बाद ऐसा ही आर्टवर्क वाला एड आया था खूनी खिलौने का भी, ऑफ कोर्स, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है। उसके लिए मैंने क्या क्या नहीं किए आप सबको जानना है। यार पर मतलब एट दैट टाइम अनुपम सर वाज लीप्स एंड बाउंड अहेड ऑफ मनु सर, अगर देखा जाए जस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर, अगर ये पीछे का देखोगे और आप थ्रू आउट कर देखो, मे बी सीक्वेंशियल आर्ट इज अ डिफरेंट स्टोरी। सो वही मैं कभी-कभी यही सब पुराने काम देखता हूं ना, तो मुझे लगता है कि यार वी आर ब्लेस्ड टू हैव मनु सर एंड अनुपम सर फॉर श्योर, क्योंकि इन्होंने ने पूरा मतलब एकदम संभाल के रखा था एक कैरेक्टर का पूरा, मतलब कैसे ग्रोथ करना है। मनु सर का उतना नहीं, लेकिन अनुपम सर का तो मुझे लगता है, क्योंकि ध्रुव मनु सर बिजी ऑन मल्टी बुक्स ना, परमाणु, दोगा। मनु सर वाज जस्ट एन आर्टिस्ट, लेकिन आर्ट वर्क में भी उनका प्रोग्रेशन इतना प्यारा है। और यहाँ पे इस एक दूसरी तरफ अनुपम सर का, जैसे कि उन्होंने कहानी और चित्रण दोनों को संभाल करके कैसे आगे बढ़े हैं वो। सो वी आर एक्चुअली ब्लेस्ड टू हैव देम। जब मैं और कंट्रीज के बारे में सोचता हूँ ना कि साले वो लोग 90s में क्या कर रहे होंगे, मतलब कॉमिक इंडस्ट्री तो ऐसी किसी दूसरी नेबरिंग कंट्रीज में है थी ही नहीं। बट लगता है कि फिर वी आर ब्लेस्ड टू हैव समथिंग लाइक दैट। सो बहुत लोग हैं, दिलीप कदम, ये सब हैं, अमर चित्रकथा। So I think this is right time to move to Revolver, but before that, any concluding comments on Hahaकार? अमित भाई, any couple of lines? अमित भाई से शुरू करते हैं, youngest blood. नहीं, बिल्कुल खरीद डालो, पढ़ डालो, मजे करो। अगर परमाणु की, अगर आप 3 भी कॉमिक्स पढ़ते हो या 2 पढ़ते हो तो उसमें एक हाहाकार होनी चाहिए आपकी। करेक्ट, या मेरा भी यही कहना है कि कुछ अच्छी कहानियां हैं जो कि आप शायद एंजॉय करोगे। परमाणु के कैरेक्टर के वन ऑफ देम इज हाहाकार एंड रिवॉल्वर, ये होना ही चाहिए आपके कलेक्शन में। मैं बस एक चीज कहूंगा एंड में कि अभी रिसेंटली जैसे 10 साल पहले अंगार करके 3-in-1 आई थी, शक्ति, नागराज और आई थिंक डोगा के
अंगारे and that अंगारे। in that नितिन has actually मतलब उसने वापस मैडम फॉक्स को रीइंट्रोड्यूस कराया था और और उसने अच्छे तरीके से। सर्वनायक में भी रीइंट्रोड्यूस कराया है। सो दिस इज अ कैरेक्टर राइट कि उसको भी याद रहा है कि जब उसने बचपन में पढ़ा होगा, दैट्स व्हाई ही टुक दैट एफर्ट टू लाइक ब्रिंग इट बैक। मतलब ये फैसिनेटिंग कैरेक्टर है। अगर आप ट्रू आरसी फैन रहे हो ऑफ द 90s, आई विल बी सरप्राइज अगर आपने हाहाकार नहीं पढ़ी होगी और आप आज भी आरसी पसंद करते हो बीइंग 35 or 40 year old, I would suggest try it out. I think it will bring back memories and also help you see the progression, how things have moved. With this, I think अभी समय है कि हम एक ऐसी किताब पे जाए जो मेरी पर्सनल जबरदस्त फेवरेट है। मतलब मैं भी थोड़ा पढ़ रहा हूँ और तो मैं तो कहूंगा कि जो बाबा के हमारे फैंस हैं उनको तो मस्ट वॉच रहेगा वो एपिसोड, क्योंकि आप पहली बार बाबा अनलीश देखोगे कि when you talk about pussy, that is the time when Baba comes.